सबसे पहले ये समझना है एडजस्टमेंट एंट्री करी कब जाती है। एडजस्टमेंट एंट्रीज वो सारी एंट्रीज है जो कोई ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है बेटा। ऐसा नहीं कि इसमें आपने कोई सामान खरीदा और बेचा हो। एडजस्टमेंट एंट्रीज ईयर के एंड में करी जाती है जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है, और उस वक्त देखा जाता है कि क्या कोई ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको हमने पूरे साल रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो एंट्री करी जाएगी ईयर के एंड में उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। भाई डेट वाइज सामान खरीद रहे थे, बेच रहे थे, पैसा आ रहा था, पैसा जा रहा था, परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीव, कमीशन, रेंट, सबकी एंट्री आप करते हुए आ रहे थे पूरे साल। कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो आपकी रह जाती हैं एंड में, जैसे आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो ईयर के एंड में जाके आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे। इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व तो नहीं है कि कोई सामान लेन देन हो रहा हो, तो ईयर के एंड में जो एंट्रीज आप करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। गुरुजी ध्यान से समझ लेना। तो एडजस्टमेंट एंट्री में कुछ एंट्रीज आपको बता रहा हूं। पहला लिखें आप डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री करेंगे ये समझना है आपको। जब भी एडजस्टमेंट एंट्री हमें डेप्रिसिएशन की करनी हो तो डेप्रिसिएशन की वजह से होता क्या है पहले समझ लीजिएगा। डेप्रिसिएशन की वजह से जो भी आपका एसेट्स होता है ना बेटा, उस एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, और एसेट्स की वैल्यू कम होती है और ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये आपका एक नुकसान कंसीडर किया जाता है, तो ये नुकसान है। तो एसेट्स, आपकी वैल्यू एसेट्स की कम हो रही है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट होता है, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तब क्रेडिट होगा। बस समझ में आ रहे हैं। तो एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो इसे क्रेडिट करेंगे। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंसिव बढ़ गया तो इसे क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न एसेट्स अकाउंट। कंसर्न एसेट्स का मतलब है जिस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है उसका नाम लिखेंगे आप। फर्नीचर है तो यहाँ पे फर्नीचर आएगा, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है तो मशीनरी आएगा, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है। ठीक है सर, इसकी वैल्यू जर्नल एंट्री ये याद रखना है बेटा आपको। क्लियर है सर इतना। आइए जी दूसरे उस पे चले, दूसरे एडजस्टमेंट एंट्री पे। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग्स। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग्स। अब सर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में क्या है, इस एक्सपेंसेस मतलब कोई भी एक्सपेंस जो आपका पे नहीं हुआ है उसे आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। जैसे आपने रेंट नहीं पे किया तो रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी नहीं दी आपने पूरे साल के दौरान, कुछ सैलरी रह गई हो तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, आपने वेजेस पे नहीं किया तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट पे नहीं किया तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। क्लियर है। तो इसमें ना दो अकाउंट है बेटा आपके। कौन से दो अकाउंट है, एक तो आपका एक्सपेंस का अकाउंट है और एक है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दो अकाउंट है आपका हमेशा। तो इसको ना आप दो तरीके से रीड करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। एक आप इतना रीड करेंगे जो भी एक्सपेंस रहेगा, जैसे रेंट है तो रेंट अकाउंट होगा, और दूसरी बार में आपको पूरा रीड करना है। समझ में आई बात। एक एक्सपेंस है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे और लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास आया क्वेश्चन आ गया, रेंट आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है आपको, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो इसमें दो अकाउंट कौन से हैं बेटा, एक है कितना पढ़ेंगे आप, एक अकाउंट है रेंट और दूसरा अकाउंट कौन सा है, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट कि दो बार नहीं लिखा जाता इसलिए उसको एक बार रेंट आपको रीड दो बार करना है, रेंट, और दूसरा अकाउंट रेंट आउटस्टैंडिंग। क्लियर है सर। तो एक्सपेंसेस मतलब मेरा, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, रेंट के बारे में, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग, या एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बोल दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट भी बोल सकते हैं।
ये चीज़ ना आउटस्टैंडिंग रेंट भी बोली जा सकती है और रेंट आउटस्टैंडिंग भी बोली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है सर? तो एक्सपेंसेस जब भी होगा बेटा वो आपका प्लस होगा, तो ये एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी आपके लिए क्या होता है? क्रेडिट होगा। तो आउटस्टैंडिंग आपका क्रेडिट हो रहा है क्योंकि वो लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग आपके लिए बेटा लाइबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, expenses account debit to outstanding expenses account, expenses account debit to outstanding expenses account। अब बताइए अगर आपके सामने आ जाए रेंट आउटस्टैंडिंग तो क्या एंट्री करेंगे आप, बोलिए। ये तो मैंने सारे एक्सपेंसेस के लिए बता दिया बेटा आपको, यूनिवर्सल एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बताइए रेंट आउटस्टैंडिंग आ जाए तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? रेंट एक्सपेंस की जगह रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट, और आउटस्टैंडिंग रेंट की जगह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जगह आउटस्टैंडिंग। बना के दिखाइए एंट्री इसकी बेटा फटाफट, इसकी एंट्री बनाइए बेटा, बातें नहीं बिल्कुल भी। रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग 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 रेंट अकाउंट। बताइए बेटा बात समझ में आ गई आपको? सर एक बात बताओ, अगर रेंट आउटस्टैंडिंग की जगह आपके पास सैलरी आउटस्टैंडिंग आ जाता तो कर लेते क्या? करो तो ज़रा, कोई बात नहीं, करो 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 करो। सैलरी आउटस्टैंडिंग आ जाएगा तो एंट्री करो। वेजेस आउटस्टैंडिंग आ जाएगा तो एंट्री करो। बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि याद हो जाए आपको। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। बेटा ये जो ड्यू बट नॉट पेड लिखा हुआ है ना, इसका भी मतलब है आउटस्टैंडिंग। ड्यू बट नॉट पेड का क्या मतलब है? तो आप एंट्री में करेंगे तो एक इंटरेस्ट का अकाउंट होगा, एक इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का होगा। करके दिखाइए सारी एंट्रीज। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या करी बेटा आपने? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेजेस में क्या होगा बेटा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। सर आप इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है बेटा, तो दो एडजस्टमेंट एंट्री मैंने आपको समझाई, एक डेप्रिसिएशन की और एक एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड। अब आइए सर थर्ड, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चे, इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस एक्सपेंसेड। और कोई नाम है सर इसका? लो जी एक और नाम लिख देता हूं, अनएक्सपायर्ड
अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं, तीन तीन नाम से इसे जानते हैं। तो इसमें भी जब दो अकाउंट की बात होगी तो ध्यान से समझना है। दो अकाउंट कौन सा? एक है बेटा इसमें भी एक्सपेंस का अकाउंट, ठीक है, और एक है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट। प्रीपेड या फिर एडवांस, इन दोनों वर्ड को यूज कर सकते हैं आप, प्रीपेड की जगह एडवांस भी बोल सकते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस रहेगा तो वो एक एक्सपेंस का अकाउंट, जैसे रेंट पेड इन एडवांस अगर लिखा रहे क्वेश्चन में, तो आपको एक रेंट का अकाउंट बनाना है और दूसरा प्रीपेड रेंट का अकाउंट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख ही देता हूँ, चलिए। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा, ये होगा बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ जी, मैं आपसे क्या कह रहा था, रेंट का लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिएगा, रेंट पेड इन एडवांस। तो दो अकाउंट, एक रेंट का और एक प्रीपेड रेंट का। एडवांस का मतलब है प्रीपेड बोल देंगे, ठीक है। तो एक्सपेंस का होगा और एक प्रीपेड एक्सपेंस का होगा। तो इस बार क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। प्रीपेड का मतलब है ऐसे एक्सपेंसेस जिसको आपने पहले ही पे कर दिया लेकिन इस साल में बेनिफिट नहीं लिया। मैंने आपको क्या बोला, हम इस एंट्रीज को एडजस्टमेंट एंट्री ईयर के एंड में करते हैं। कब करते हैं? जब ईयर के एंड में कर रहे हैं और आपने एक्सपेंसेस ऑलरेडी पे कर दिया, तो जो एक्सपेंस आपने पे कर दिया उसमें 5,000 रुपये एडवांस भी चला गया। जो भी आपने एक्सपेंस रेंट दिया उसमें 5,000 रुपये एडवांस चला गया, तो क्या वो 5,000 रुपये इस साल के खर्च में आएगा या नहीं आएगा? बोलो, नहीं आएगा। कब आएगा फिर वो? नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो बेटा जो एक्सपेंस में आपने रेंट पे किया था, जब आपने रेंट पे किया था तो एक्सपेंस में तो ऐड कर दिया था ना। मान लीजिए टोटल रेंट आपने 20,000 पे किया, तो आपने तो रेंट की एंट्री कर दी 20,000 रुपये, लेकिन उसमें से आपको कितना अलग करना पड़ेगा? 5,000 रुपये उसमें से निकालने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये 5,000 रुपये इस साल का खर्च नहीं है, कब का है? नेक्स्ट ईयर का। तो एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग, मतलब हमने पहले से पे कर दिया था, 20,000 का रेंट दे दिया है, तो उसमें से हम कितना निकाल रहे हैं? 5,000। प्रीपेड अलग से नहीं कर रहे, जो रेंट मैंने दिया था ना उसी में 5,000 रुपये नेक्स्ट था। जो भी रेंट पे किया था उसी रेंट में 5,000 रुपये क्या था? नेक्स्ट ईयर के लिए था। तो मुझे वो रेंट को बढ़ाना है या कम करना है? कम करना पड़ेगा भाई। इस साल के खर्चे में जो रेंट मैं लिखूंगा उसमें टोटल 20,000 रुपये लिख दूं क्या? जो मैंने 20,000 दिया है उसी में 5,000 रुपये इंक्लूड है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मुझे बताओ 5,000 को क्या करना चाहिए? उसमें से हटाना पड़ेगा, तभी तो मुझे इस साल के खर्चे मालूम चलेंगे सर। तो जो भी एक्सपेंसेस आपने ऑलरेडी लिख रखा है, जो भी एक्सपेंसेस आपने ऑलरेडी लिख रखा है उसे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और जितना वहां से कम करेंगे वो आपको प्रीपेड में जाके प्लस करना होगा। ये आपके लिए एसेट्स है बेटा, तो ये डेबिट होगा और ये क्या होगा बेटा? ये क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ये आपके लिए एसेट्स है। एक्सपेंसेस को मैं कम कर रहा हूं, आप ध्यान को समझ रहे हैं ना ध्यान से। जो भी आपने एक्सपेंसेस ऑलरेडी पे करा है उसी में 5,000 रुपये एडवांस दिया है। ये कह रहे हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो एक्सपेंसेस आपने पे किया था उसे आपने क्या करा है? एडवांस में दे दिया, जैसे 5,000, 6,000, 4,000। तो ये आपने एंड में आपको पता लग रहा है ये तो मैंने एडवांस दे रखा है, एडवांस दे रखा है तो इस साल का तो खर्चा ही नहीं है, तो उस खर्च को मुझे क्या करना है बेटा? कम करना है। क्लियर है? तो एक्सपेंसेस कम होगा तो इसमें एंट्री देखिए ज़रा क्या बनेगी। एंट्री बनेगी बेटा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। और आप मुझे रेंट का क्या होगा? अरे क्या बात है, जागे हुए हो यार सब लोग। चलो इसकी एंट्री मुझे करके दिखाओ फटाफट। रेंट प्रीपेड की, रेंट पेड इन एडवांस की एंट्री करके दिखाओ। तो एंट्री मैंने आपको बताई प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अब रेंट पेड इन एडवांस की एंट्री करनी है आपने। रेंट पेड इन एडवांस की एंट्री करके दिखाइए। ये रूल आप याद रखेंगे। क्या एंट्री बनेगी बेटा? तो इसकी एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, उसका करिए तो ज़रा। सैलरी पेड इन एडवांस, इसकी करके दिखाइए बेटा। उसके बाद मैं आपको दे रहा हूं एडवांस एडवांस वेजेस, इसकी एंट्री करिए। तो सैलरी पेड इन एडवांस और एडवांस वेजेस, पेड इन एडवांस और एडवांस का मीनिंग सेम है। सैलरी पेड इन एडवांस की एंट्री क्या करी बेटा हमने? प्रीपेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अच्छा एडवांस वेजेस का या प्रीपेड वेजेस हो तब? बताइए, आप कर पाएंगे ना? मुश्किल तो नहीं है? बताइए बेटा, ये हो जाएगा ना? मुश्किल तो नहीं है? अरे इधर देखो, पहले ये बताओ क्लियर है ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड? नहीं, ये क्लियर है? ये याद रखने आपको, मेनली तो आपके लिए ये एंट्रीज है बस। एक डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, और आउटस्टैंडिंग में एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग। और ये तो लॉजिकली है, बाकी मैं आगे लेके चलूंगा आपको और आसान तरीके से भी सिखा दूंगा। फिर थर्ड के बाद आइए सर फोर्थ। फोर्थ पे लिखिए एक्रूड। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, इसी को हम किस नाम से और बुलाते हैं बेटा? इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है जी। और कई बार ये सिर्फ दो वर्ड में रहेगा, इनकम ड्यू, कि हमारा इनकम बाकी है। अब हमारी इनकम बाकी है एंड में, ईयर के एंड में मालूम चल रहा है हमारी इनकम बाकी है। भैया इनकम जितनी भी बाकी हो है तो आपकी ना इसी साल की इनकम, मिलेगा कब? नेक्स्ट ईयर में। लेकिन है कब की इनकम? इस ईयर की। तो इनकम को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें दो चीज़ें, एक आपका इसमें अकाउंट आएगा बेटा, एक आपके इनकम का, और एक आएगा आपके एक्रूड इनकम का नाम। ये दो अकाउंट आएंगे सर। इनकम प्लस हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा, एक्रूड इनकम भी प्लस हो रहा है, ये डेबिट होगा, क्योंकि एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। तो एंट्री क्या बनी बेटा बताओ? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। बताइए जी, समझ में आ गई बात? अब इसकी जर्नल एंट्री हम देख लें। एक क्वेश्चन देता हूँ, लिखिए ज़रा इसकी एंट्री आप करके दिखाइए। इंटरेस्ट
इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री बताइए। इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री आप करके बताइए बेटा। इंटरेस्ट एक्रूड क्या करेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं और इंटरेस्ट रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनकम तो इंटरेस्ट रिसीव ही होता है ना, तो इंटरेस्ट रिसीव भी लिखा जा सकता है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट। फिफ्थ लिखिए। ये बताइए, इतना समझ में आ गया? इतना आ गया ना? ये क्लियर है 4 पॉइंट? ठीक। अब आओ इस पे क्वेश्चन ही देख लेते हैं सीधा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बार इसको देख लो पहले इतना, उसके बाद एक आध पॉइंट है जो इसी में समझ लेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। एडजस्टमेंट एंट्री करनी है सर हमें। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन 31 मार्च 2022, डेट दिया इन्होंने 31 मार्च 2020 का, इसका मतलब ईयर का एंड है ये। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज इन द जर्नल, आपको एंट्री करनी है जर्नल में। पहले लिखा हुआ है इंटरेस्ट एक्रूड, बताओ जर्नल एंट्री सोच के। इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा सर। दूसरा है सर वेजेस मार्च का आउटस्टैंडिंग है, तो चेक करो आउटस्टैंडिंग का बताया था मैंने एंट्री, क्या बताया? वेजेस, हाँ वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अच्छा जी, प्रीपेड इंश्योरेंस या इंश्योरेंस प्रीपेड की एंट्री बोलिए, चेक करके बोलो, कोई दिक्कत नहीं है सर। याद नहीं है आप देख लो पहले फटाफट। गलत। हाँ प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। देखो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका ये भी है, आपको एक पॉइंट याद हो बस काम में चल जाएगा। डेप्रिसिएशन आपके लिए इनकम है एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, ठीक है जी, तो एक्सपेंसेस डेबिट होगा। आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। एसेट डेबिट होगा, एक्सपेंस डेबिट होगा, लाइबिलिटी क्रेडिट होगा, इनकम क्रेडिट होगा। एसेट डेबिट होगा, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, इनकम क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग क्या, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग आएगा जी, देखो सब में आ रहा है। उसके बाद आइए पेड इन एडवांस, एडवांस पे करना हमारे लिए एसेट्स है, तो एडवांस या प्रीपेड एसेट्स डेबिट होगा, ठीक है जी। एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट्स है, तो एक्रूड डेबिट होगा। एसेट्स है तो डेबिट होगा, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। बाकी ये देखिए, तो फटाफट आइए क्वेश्चन नंबर 16 आप बना के दिखाओ, फॉर्मेट बनाओ और फटाफट करके दिखाओ बेटा। इसमें 1 2 3 ये 3 एंट्रीज तो आप कर देंगे, बस मुझे फोर्थ में हेल्प करनी, हेल्प भी क्या करनी है आपको पता है, बस एंट्री वही है जो आपको पता है, फटाफट करिए। 16 क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ लिखेंगे सर जर्नल, फॉर्मेट बनाइए सर जर्नल का। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ इधर बेटा। आई जी 16 का फर्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड, फर्स्ट इंटरेस्ट एक्रूड यानी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, वैल्यू है बेटा 2500।
वैल्यू है 2500 और नरेशन क्या लिखें, बस कुछ नहीं लिखना, सिंपल बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड। तो बेटा सेकेंड एंट्री की तो मैं उम्मीद आपसे करूंगा, सेकेंड एंट्री आप करिए। सेकंड कर लिया बेटा। तो सेकंड में हमारे पास क्या है, वेजेस है ना, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग wages account being wages outstandings at end भी लिख सकते हैं लाइन में। इसकी वैल्यू कितनी है, 10,000। थर्ड पे आइए, इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड, बताइए एंट्री क्या बनेगी। वेरी गुड, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट being इंश्योरेंस प्रीपेड। वैल्यू कितनी है बेटा, 1500 की, बहुत सिंपल। ठीक है सर। फोर्थ में लिखा हुआ है बेटा कमीशन ड्यू। अभी मैंने बताया था कोई एक्सपेंसेस ड्यू भी हो सकता है। ड्यू का मतलब भी ये क्या है, आउटस्टैंडिंग। कमीशन तो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस में ड्यू लग जाए तो आउटस्टैंडिंग है, इनकम में ड्यू लग जाए तो एक्रूड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए क्वेश्चन को, अगर कमीशन में ड्यू है इसका मतलब क्या है, ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग है। तो कह रहे जी ध्यान से समझना, कमीशन ड्यू टू मैनेजर, मैनेजर का कमीशन बकाया है कितना भाई साहब, 6% देना है मैनेजर को। किस पे देना है, नेट प्रॉफिट पे। कौन सी वैल्यू पे देना है, अब नेट प्रॉफिट आगे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले नेट प्रॉफिट ढूंढते। तो इन्होंने बोला प्रॉफिट जो है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वॉज ₹1,06,000। देखो नेट प्रॉफिट कहते हैं, ये चैप्टर 18 में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैंने बोला जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे भी और यही सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी मिलेगा आपको। तो बेटा नेट प्रॉफिट का मतलब होगा सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना उसे नेट प्रॉफिट बोलेंगे। सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे क्या बोलेंगे, ठीक है जी। सारे खर्चे का मतलब जो मैनेजर का कमीशन देना था वो भी खर्च का पार्ट है, उसको भी माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा। अब क्वेश्चन ने क्या करा, इसने बोला कि प्रॉफिट तो है मेरे पास लेकिन बिफोर सच कमीशन, चार्ज का मतलब है यहाँ पे माइनस करना है, बिफोर माइनस दी कमीशन, कमीशन को माइनस करने से पहले का प्रॉफिट कितना है, 1,06,000। ये कौन सा प्रॉफिट है बताओ, कमीशन के बाद का या पहले का, बोलो बेटा। यहाँ लिखा हुआ है ना प्रॉफिट बिफोर, पहले का, किससे पहले, कमीशन, चार्ज मतलब माइनस करने से पहले का, कमीशन को माइनस करने से पहले का प्रॉफिट कितना है, 1,06,000। और यहां पे बोला 6% प्रॉफिट देना है आफ्टर कमीशन। ये प्रॉफिट कौन सा है बेटा, बिफोर कमीशन या आफ्टर, बिफोर कमीशन, कमीशन से पहले का प्रॉफिट है। और हमें बोला गया है कि आपको परसेंटेज निकालना है, मैनेजर का कमीशन देना है 1,06,000 पे, लेकिन आपको ध्यान रखे आफ्टर देना है।
अब बेटा आफ्टर की तो वैल्यू ही नहीं दे रखी, दे किसकी रखी है, पहले की दे रखी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे ये बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है बस इतना सा। पहले तो मैनेजर कमीशन का ड्यू की एंट्री है, तो हम एंट्री लिखते हैं इज्जत से, मैनेजर कमीशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट जी, कहाँ पे है, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे आप, आउटस्टैंडिंग। समझ में आई बात, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन अकाउंट, ये समझ में आया। जैसे सैलरी था बेटा, यहां पे पूरा नाम लिखना है मैनेजर कमीशन, वैसे कमीशन है सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री की तरह। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है इसका कमीशन निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा। निकालने का तरीका क्या है, जो भी आपको प्रॉफिट दिया रहे अगर बिफोर रहेगा, क्या रहेगा बेटा, इधर देखो इधर, अगर बिफोर की वैल्यू प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन का भी दिया रहे, तो आप 6% निकालना, जैसे निकालते थे ऐसे निकालते हैं ना परसेंटेज। लेकिन बिफोर प्रॉफिट कौन सा दे रखा है आपको, पहले आप प्रॉब्लम को समझो, प्रॉफिट कौन सा दे रखा है बेटा, ये बिफोर है आफ्टर है, हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए निकालने के लिए, क्वेश्चन ने बोला 6% निकालना लेकिन आफ्टर कमीशन पे निकालो, और हमें कौन सा प्रॉफिट दे रखा है, बिफोर कमीशन। क्लियर है सर। अब प्रॉब्लम यह है कि आफ्टर कमीशन और बिफोर कमीशन समझ पा रहे हैं आप, बोलो नहीं आया समझ, अरे बोलो ना नहीं आया, नहीं आया। बिफोर और आफ्टर को समझो। भाई आपके पास 10 रुपए, ठीक है जी, मैंने बोला बेटा 10 रुपए में से पहले मुझे 2 रुपए दे देना, अब कितने बच गए, उसका 10% आप ले लो, ठीक है जी। तो ये जो 10 रुपए है मेरे देने से पहले का है या बाद का है, 10 रुपए जो आपके पास है वो मुझसे पहले का ही तो है, और मेरे देने के बाद कितनी वैल्यू बच रही है आपके पास, 8 रुपए बच रही है। अरे मैं वही, तुमने पूरी सुना ही नहीं तुमने, मैंने कहा कि 10 रुपए तुम्हारे पे है, उसमें से 2 रुपए पहले मुझे दे दो, तो मेरे देने से पहले वैल्यू कितनी रहेगी, मुझे आप दोगे ना, क्या उल्टा कर सोच रहे हो, कि ये सोच रहा है कि मैंने 2 रुपए देने हैं। बेटा मुझे देने के बाद कितना बचा, तो वही तो पूछ रहा हूं मैं। तो भाई 10 में से 2 रुपए मुझे देंगे आप, मान लो मैं मैनेजर हूं, तो बिफोर मैनेजर कमीशन आपके पास प्रॉफिट 10 रुपए का है, आफ्टर द मैनेजर कमीशन प्रॉफिट कितना है, 8 रुपए, और परसेंटेज किस पे निकालना है, आफ्टर मैनेजर कमीशन 8 पे निकालना है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में कहा गया कि बिफोर कमीशन मेरे पास कितना है, 1,06,000, तो पहले मैनेजर को इसमें से कमीशन देना है, फिर परसेंटेज निकालना है। अब सर मैनेजर का कमीशन तो हम निकालने ही बैठे, हम दे कैसे सकते, वो मालूम ही नहीं है, मतलब हमें निकालना है आफ्टर की वैल्यू। क्वेश्चन ने यहाँ पे आप ये ट्रांसलेट करो, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए बेटा, इधर ध्यान दो, ध्यान, बस यही सेंटेंस में लिखा हुआ है, आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आएगा, बहुत आसान है, 1 मिनट के लिए देखो पहले। यहाँ पे कमीशन जो लिखा हुआ ये कौन सा लिखा हुआ, पढ़ो ये वर्ड पढ़ो, बिफोर क्या, बिफोर क्या, कमीशन, और क्वेश्चन ने क्या बोला, 6% किसका निकालना है, आफ्टर का निकालना है। कहने का मतलब जो चीज मुझे चाहिए वो तो नहीं है, ये इतना तो समझ में आया, जो वैल्यू मुझे चाहिए वो वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है सर। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डायरेक्ट समझो, ये बिफोर कमीशन का प्रॉफिट है, कमीशन देने से पहले का, बेटा इधर ध्यान दो, ये बिफोर कमीशन की वैल्यू है, उसका कितना परसेंट निकालेंगे आप, 6, लेकिन बेटा हमें बोला गया था आफ्टर निकालने के लिए, इसलिए वापस से रेट को क्या करेंगे, इसी में प्लस कर देंगे। इतना याद कर लो, बाकी ये मैथमेटिक्स से आया, कैसे आया इसके लिए मैं 10 मिनट लूंगा तब सीख पाओगे आप, अभी आप डायरेक्ट समझ लो। अभी
कि अगर आपके पास बिफोर कमीशन की वैल्यू है और उस पर कमीशन निकालना पड़ रहा है आफ्टर वाला, तो आपको रेट क्या करना पड़ेगा बेटा, उसमें प्लस करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर लो फटाफट और मुझे बताओ कितना आएगा। इसे सॉल्व करो, फिर मैं समझाऊंगा। बीइंग मैनेजर, बेटा सॉल्व करके बताओ जरा। कमीशन ड्यू, बिल्कुल सही बात, 6000। एक वैल्यू ये है ना बेटा, देखो ना ऐसे सॉल्व होगा ना, ये 100 106 हो गया, 106 से 1 गया तो कितना आया, ये आया जी 6000। कितनी वैल्यू आ गई, 6000 आ गई। चलिए इसे नोट करिए फटाफट। हाँ वो तो सॉल्व करके दिखाओगे ना, मैनेजर कमीशन कैसे आया, नहीं तो अलग से दिखाना पड़ेगा, नीचे की साइड में वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। हमने यहाँ लिख दिया कि समझ में आ जाए उन्हें। तुम बहुत स्लो लिखते हो यार। इंटरेस्ट ड्यू, देखो बेटा ये इंटरेस्ट फिर से एक्सपेंस है, ड्यू हो रहा है, तो इंटरेस्ट ड्यू किस पे है, लोन पे, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। आइए सर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इंटरेस्ट हमने अभी तक नहीं दिया, नॉट पेड। लोन का अमाउंट कितना है सर, 1.5 लाख, इस पे हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, कितना, 9% का, और कितने दिन से नहीं दिया है, 9 मंथ से। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना पड़ेगा, पहले उसके लिए एंट्री कर लेते हैं। वही सेम एक्सपेंसेस डेबिट होता है ड्यू में, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, being interest on loan not paid for 9 मंथ। तो भाई हम इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब वैल्यू की बात करें तो लोन की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.5 लाख रुपए। इसका इंटरेस्ट कितना निकालेंगे बेटा, 9%। कितने दिन का निकालेंगे, 9/12। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बताइए मैथ्स वाले बच्चों। तो ये वैल्यू आ गई सर 10,125, 10,125। बेटा इस पूरे क्वेश्चन में ये हो गया जी। इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली चीज़ थी वो क्या था, ये मैनेजर कमीशन। बेटा इधर देखो, इधर 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 ध्यान दो, मैनेजर कमीशन। बस 2 मिनट लगेगा मेरे को, अब बकवास तो हमने बहुत सारा करा, मैं तो डायरेक्ट समझाने के लिए। देखो बेटा इधर ध्यान दो, ये है नेट प्रॉफिट, मतलब है आपके लिए प्रॉफिट, और यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ मैं बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन का मतलब इस प्रॉफिट में से अभी तक मैंने कमीशन पे नहीं किया है। ठीक है सर, इधर देखो, इसका मतलब है इसमें से कमीशन माइनस हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। फिर मुझे क्या माइनस करना था इसमें से बेटा, बेटा इधर देखो, मैनेजर कमीशन मुझे माइनस करना है। मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे क्या बोल सकता हूं मैं, बोलो अब, बोलो, आफ्टर कमीशन बोल। अरे बेटा इधर ध्यान दो, नालायक, ये मैंने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। एक तो ये चीज़ वैसी कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, अभी 18वें चैप्टर की चीज़ यहाँ पे आ गई है, तो थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा। स्कूल वाले नहीं समझते कि 18वें चैप्टर का है, उनके तो चैप्टर में जो होगा वो दे देंगे उठा के वहाँ पे, तो इसलिए आप समझ ले नंबर क्यों कटवाने वहाँ पे, छोटी सी बात है, उसका एंट्री तो वही है नॉर्मल तरीके से। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आफ्टर कमीशन कैसे निकलेगा, जब उसमें से कमीशन माइनस करेंगे।
तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बोल सकता हूँ कि नहीं? तो इसमें कमीशन वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन आप मैनेजर इंक्लूड करके चलें। अब मैनेजर का कमीशन मुझे निकालना है। देखो मैथ्स, जिनके पास मैथ्स है और जिनकी मैथ्स अच्छी है वो थोड़ा सा जल्दी समझेंगे, बाकी समझाना तो सभी को है मुझे, इसीलिए मैं इतना बार बार कर रहा हूँ। मैनेजर का कमीशन क्वेश्चन ने बोला 6% है। कितना परसेंट है? अब मुझे बताओ 6% मुझे ये निकालना है, किस पे निकालूं मैं? ध्यान से सुनो, किस पे निकालूं 6% बेटा, ये बता दो बस। 1,06,000 पे, तो बहुत आसान हो जाएगा अगर इस पे निकालना है तो। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला पता है कि 6% निकालना है आफ्टर वाली वैल्यू पे। क्या आफ्टर वाला है मेरे पास? नहीं है। बताओ आफ्टर वाली वैल्यू कब आएगी? पहले क्या निकलेगा? मैनेजर कमीशन होगा, तभी तो आफ्टर का वैल्यू आएगा। और बताओ मैनेजर कमीशन कब निकलेगा? ये 6% किस पे निकालेंगे हम बेटा? 6% किस पे निकालेंगे? नहीं बेटा, ये 6% क्वेश्चन ने बोला आफ्टर पे निकालना है। क्वेश्चन ने बोला 6% नेट प्रॉफिट आफ्टर, उसने बोला इस पे निकालना है, इस पे। ये है या नहीं है ये बताओ मुझे बस। क्या मैं ये निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकते। क्लियर है? या तो आप इसको क्या ले लें और x का क्या करेंगे फिर यहाँ पे 6%, तो ये क्या आ जाएगा 6% ऑफ x। ये x करके ये सॉल्व हो पाएगा। क्लियर है सर? समझ में आई बात? दूसरा क्या तरीका होता है बेटा, देखो जब भी आप x किसी वैल्यू को लेते हैं तो आप किसी भी वैल्यू को x मान सकते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज निकालना हो तो एक शॉर्टकट तरीका मैं सिखा दे रहा हूं आपको, 2 मिनट लगेगा, समझो। कि बेटा परसेंटेज जहां दे रखा है 6% है, जिस पे परसेंटेज निकालना कर वो वैल्यू है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वैल्यू नहीं है तो उसे 100% मान लो। कितना परसेंट? एक्स मत मानो। परसेंटेज में हमेशा क्या एज्यूम करना चाहिए? 100%। तो 6% मुझे किसका निकालना था? इसका। ये तो है ही नहीं, इसको एक्स मानू या 100% मानू? एक्स मानेंगे वो भी सॉल्व होगा। 100% में मानता हूं, ये अपने आप में कितना परसेंट हो गया बेटा? तो 100% का 6% कितना आएगा? 6 आएगा। 100% का 6% कितना आएगा? 6 आएगा। अब मुझे बताइए, अब ये इक्वेशन सॉल्व कीजिए ध्यान से बेटा। ये है 6%, ये 100%। इस टोटल में से 6% माइनस होने पे 100% आया है। टोटल में से कितना माइनस हुआ है तब कितना आया? तो ये अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा? 106, तभी तो 6 माइनस करके 100 आया। क्लियर होगी बात? तो बेटा इस वजह से जब मैनेजर कमीशन में निकाल रहा था वैल्यू नहीं था, तो मुझे 106, ये 106 अपने आप में कितना परसेंट है? 106, तो इसलिए 106 से डिवाइड किया। अब जितना परसेंट आपको निकालना है निकाल लीजिए, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। वरना तो आपको लेट एक्स लेके चलना पड़ेगा आफ्टर चार्जिंग का। क्लियर है? ये सिंपल। जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है, जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है आप उसे एक्स भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी परसेंटेज होगा, शॉर्टकट का तरीका बता रहा हूं, जब भी परसेंटेज होगा तो आप उसे परसेंटेज में एज्यूम करो, एक्स वाई ए बी सी डी मत लो। क्लियर है? क्या मान के चलोगे इसे? सीधा 100%। ये अपने आप में 100% है बेटा। तो ये वैल्यू दिखा रहा है कि लेस होने के बाद 100 आया है, तो लेस होने से पहले कितना रहा होगा? 106%। तो ये वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट है? तो जब भी किसी चीज की वैल्यू अपने आप में जितना परसेंट है उतने से डिवाइड कर देते हो तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। ये अपने आप में 106% है, तो 106 से डिवाइड करूंगा और कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे करी गई है, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है इसको, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने एक प्रॉब्लम क्रिएट करके दिया। हमें दिया ये 6%, बोला जी मैनेजर कमीशन 6% निकालना है, बिफोर का नहीं बोला। अगर बिफोर का बोला होता तो कैसे निकलता? नहीं बेटा, अगर 6% बिफोर वाली वैल्यू पे बोला होता तब डायरेक्ट निकल जाता। 6% किसका निकाल देते? 106 का। लेकिन उसने बोला क्या जान के कि भैया आपको 6% निकालना है, किसका? आफ्टर का। तो ये क्वेश्चन को अब आप लाइन से एक बार रीड कर लीजिए बस, उसके बाद बंद करेंगे हम लोग। फटाफट इसको रीड करिए। कमीशन मैनेजर का देना है, कितना परसेंट देना है बेटा? बेटा इधर ध्यान दो, उधर 6% देना है। किस पे देना है? कौन सी वाली वैल्यू पे? आफ्टर। क्या आफ्टर वाली वैल्यू है? और वैल्यू कौन सी वाली है?
तो ये प्रॉब्लम थी इसकी। तो जब भी बिफोर की वैल्यू हो और ये आए, और ये आएगा बेटा, ये आता है इस चैप्टर में। अगर उनको ढंग का पेपर बनाना है तो यही क्वेश्चन देंगे उठा के 16। परचेज सेल्स बुक देखिए क्या करेंगे, उसमें है ही क्या, वो तो बच्चों वाले खेल हैं। उनको जर्नल प्रॉपर पूछना तो ये पूछेंगे बेटा, एक ही लाइन तो हार्ड है, ये एक ही लाइन तो है जो दिमाग घुमा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।